हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A3 अकेडमी में मैं आनंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम MPGK देख रहे थे और MPGK में हमारा चल रहा था दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य। तो दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान हम 3 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। जी हाँ दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य देखने वाले हैं। इसमें मध्य प्रदेश के जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं दोस्तों, लेटेस्ट में 2020 में जो भी इनमें बदलाव हुए हैं उनको हम देखेंगे। दोस्तों, हमारे जो अगर बात की जाए वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या तो 24 है, जिसमें से 5 प्रस्तावित हैं। टोटल अगर बात की जाए तो वर्तमान में दोस्तों 29 अभ्यारण्य। इसके पहले 30 हुआ करते थे, लेकिन दोस्तों आपने पढ़ा है जो हमारा 11वां राष्ट्रीय उद्यान की पालनपुर कोनो राष्ट्रीय उद्यान है, वह पहले वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करता था। तो अभ्यारण्यों की संख्या 30 थी, लेकिन अब उसे वन्य जीव अभ्यारण्य से राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। इस कारण से यहाँ से अभ्यारण्यों की संख्या 30 से घट करके 29 हो चुकी है, जिसमें से दोस्तों वर्तमान में तो 24 हैं, जिसमें से 5 प्रस्तावित है। तो इनके बारे में हम देखेंगे। दोस्तों, कई लोग के मन में ये होता है कि सर अभ्यारण्य क्या होते हैं और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, तो आज ये डाउट आपका क्लियर हो जाने वाला है। तो सबसे पहले चलिए आज हम दोनों में अंतर देखते हैं कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होते हैं और राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेगमेंट। तो देखिए दोस्तों, इधर अगर बात की जाए तो इधर हम देखने वाले वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में अंतर। तो अगर बात करते हैं दोस्तों पहले अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, इधर आप देख रहे हैं अभ्यारण्य और इधर देख रहे हैं आप राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहले देखिए परिभाषा, यहां से भी डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सभी को पता होगा, कई बार पेपर में पूछा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब है, तो याद रखिएगा 1972। तो 1972 की धारा 26, याद रखिएगा धारा 26A या धारा 38 के तहत घोषित, या धारा 66(3), ये तीनों धाराएं आपको याद रखनी। कौन कौन सी, तो आप बोलोगे धारा 26A या धारा 38 या धारा 66(3) के तहत डिंब क्षेत्र अभ्यारण्य कहलाता है। ये विशिष्ट प्रजाति के लिए क्या होते हैं, अधिकृत होते हैं। अभ्यारण्य जो होते हैं किसी एक जाति के लिए अधिकृत कर दिए जाते हैं दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की, तो राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अधिनियम दोनों में सेम है। यहाँ पे देखिए धारा 35। तो दोस्तों कई बार पेपर में ऐसे पूछ लेता है कि बताइए राष्ट्रीय उद्यान को किस धारा में परिभाषित किया गया, 32, 33, 34 या 38 या 35। तो आप बताएंगे दोस्तों 35 या धारा 38, याद रखिएगा 35 या 38 के तहत, या धारा 66 में डिंब ऐसा क्षेत्र जो राज्य शासन द्वारा 2 या अधिक राज्यों तक विस्तृत क्षेत्र हो सकता है, याद रखिएगा, के मामलों में उन राज्यों की सहमति से केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। ये आपको याद रखना है। तो अगर बात करते हैं दोस्तों परिभाषा की, तो आपको परिभाषा में याद रखना है कि अगर बात करते हैं अभ्यारण्य, तो यहाँ पे कौन कौन से, धारा 26, याद रखिएगा धारा 26। वहीं अगर बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान तो धारा 35 में आता है। ये आपको याद रखना, डायरेक्टली पेपर में ये क्वेश्चन पूछ लेता है। वहीं अगर अगली धारा बात की जाए दोस्तों कि धारा 38, तो यहाँ पे धारा 38 है, याद रखिएगा, और यहाँ पे भी धारा 38 है, ठीक है ना। इन दोनों की बात करते, या धारा 66(3), तो 66(3) और यहाँ पे केवल 66 है, तो ये आपको याद रखना है। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों कि अभ्यारण्य में समानता अवधारणा की अगर बात करते हैं, तो अभ्यारण्य में अगर बात करते हैं, अभ्यारण्य में सामान्यतया किसी विशेष पशु पक्षी या वनस्पति का संरक्षण किया जाता है, जो पहले ही मैंने बता दिया था, किसी विशेष पक्षी, विशेष पशु या विशेष वनस्पति के लिए संरक्षित किए जाते हैं। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों उद्यान ऐसा क्षेत्र है जहां पर्याप्त पारिस्थितिकीय, वनस्पतिक तथा भू प्राकृतिक और जैविक संरचना मौजूद होते हैं। तो ये डिफरेंस है। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों तीसरा अंतर इनमें क्या है, तो आप देखेंगे मानव आवास। तो अगर बात करते हैं कि अभ्यारण्य की, तो यहाँ पे देखोगे कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों को, यहाँ पे व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं जो इस क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ शिकार और मानवीय रहवास पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है। यहाँ व्यक्ति को कोई भी अधिकार नहीं होते। तो क्या आपने सीखा दोस्तों, आपने सीखा कि जो अभ्यारण्य होते हैं वहाँ कुछ विशेष परिस्थिति में मानवीय हस्तक्षेप रहता है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। अगर बात करते हैं तो राज्य में वर्तमान में 24 अभ्यारण्य है, जो कि मैंने स्टार्टिंग बता दी, जिसमें से 5 प्रस्तावित है। इसमें नौरादेही, याद रखिएगा नौरादेही कहाँ पे स्थित है, सागर में। सबसे बड़ा, कई बार पेपर में पूछे गया है कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य, याद रखिएगा अगर पूछेगा सबसे बड़ा अभ्यारण्य तो आप बताओगे नौरादेही, अगर पूछेगा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तो आप बताओगे कौन सा, कान्हा किसली, ठीक है ना। वहीं अगर बात करते हैं राला मंडल, जो कि कहाँ पे है, इंदौर पे है, वह सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो हमने यहाँ पे 2 चीज सीखी। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि अगर सबसे बड़े अभ्यारण्य की बात करता है तो हम बताएंगे नौरादेही, जो कि सागर में स्थित है। वहीं अगर सबसे छोटे अभ्यारण्य की बात करेंगे तो हम बताएंगे राला मंडल, जो कि कहाँ पे स्थित है, इंदौर पे। वहीं अगर बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की, तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, जो कि मंडला और बालाघाट की सीमा पे आता है। वहीं अगर बात की जाए सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो आप बताओगे कि दुधवा, या उसी को बोलते हैं दोस्तों फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, 5 अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं, 5 अभ्यारण्य यहाँ पे प्रस्तावित है। टोटल कितने होने वाले हैं, 29। अब बात की जाए दोस्तों देश में, तो सर्वाधिक 96 अभ्यारण्य, याद रखिए सर्वाधिक 96 अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित हैं। अगले फैक्ट की बात करते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य कान्हा किसली, जो कि राष्ट्रीय उद्यान में मैंने आपको बताया था कान्हा किसली 1933 में घोषित हुआ था। पहले यह अभय वन के नाम से जाना जाता था, तो याद रखिएगा फिर जाकर के यही 1955 में क्या बनता है, राष्ट्रीय उद्यान। अगले फैक्ट की बात करते हैं, वर्तमान में 24 अभ्यारण्य, पालनपुर कूनो अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ये भी स्टार्टिंग में मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया है। अब चलिए इनको हम जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे के पूरे तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम देखेंगे दोस्तों 10-11 हम देखेंगे अभ्यारण्य के बारे में डिटेल, बाकी सबकी हम लिस्ट देखने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहले अगर बात करते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, तो पहला है आप देखोगे नौरादेही, जो कि कहाँ पे स्थित है, आप बोलोगे सर सागर में। जो इसके फैक्ट देखिए, यह कब स्थापित हुआ था, आप बोलोगे सर 1975 में स्थापित हुआ था। अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, क्षेत्रफल याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ा का और सबसे छोटे का आपको क्षेत्रफल याद रखना है। तो सबसे बड़ा जो है नौरादेही सागर में स्थित, उसका क्षेत्रफल तो आप देखोगे 1194 यानी 1194 वर्ग किलोमीटर। वहीं अगर बात करते हैं जो सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, आप बोलोगे सर कान्हा किसली, वह कितना है, तो आप बोलोगे सर वह है तो वो तो 940 वर्ग किलोमीटर, मतलब उससे भी यह बड़ा है। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों, ये नर्मदा के कछार और गंगा बेसिन में विस्तृत है, याद रखिएगा नर्मदा के कछार और गंगा बेसिन में विस्तृत है। आगे बात करते हैं बेसिन, देखिए क्या होता है, आप देखोगे ऊपर से गंगा नदी गई है और यहां से ऐसे नर्मदा गई है, इन दोनों के बीच में बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, बेसिन कहलाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सागर जिले में इसका मुख्यालय है, कहां पे है, सागर जिले में इसका मुख्यालय है, तो सागर याद रखिएगा सागर में मुख्यालय है। यह सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन जिलों तक विस्तृत है, याद रखिएगा कितने जिलों में विस्तृत, आप बोलोगे सागर, दमोह, नरसिंहपुर व रायसेन 4 जिलों पे यह विस्तृत है। लेकिन अगर एग्जाम में पूछते हैं नौरादेही कहाँ है, तो आप बताओगे सागर में, ये आपको याद रखना है। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों मुख्य संरक्षित प्राणी, इसमें अगर बात करें मुख्य संरक्षित प्राणी तो कौन सा है, चीता, कौन सा, अफ्रीकी चीता को यहाँ पे पुनर्वासित किया गया है, याद रखिएगा अफ्रीकन जो चीता है, ठीक है ना। चलिए अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं, तो अगला फैक्ट जो है अन्य प्राणी यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिएगा नीलगाय, कृष्णमृग, जंगली सुअर व चीतल आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कोपरा, बामनेर, बिरमा नदियां एवं अभ्यारण्य में प्रवाहित मुख्य नदियां हैं, कौन कौन सी, आप बोलोगे सर कोपरा, बामनेर, बिरमा नदियां यहाँ अभ्यारण्य में प्रवाहित होती हैं। आपको ये नदियों के नाम याद रखनी है, जो कि सभी की क्या है, केन की सहायक नदियां हैं। अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं, तो यहाँ कान्हा से बाघ और गिर से शेर लाकर बसाने की भी योजना चल रही है, जो कि 2018 में प्रस्तावित की गई थी। तो ये दोस्तों आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले फैक्ट की ओर। तो देखिए अगला फैक्ट है, यहाँ कान्हा से बाघ और गिर से शेर लाकर बसाने की योजना 2008 में, वही फैक्ट है। आगे देखिए राला मंडल, जो दूसरा हमारा अभ्यारण्य वह कौन सा है, राला मंडल। देखिए राला मंडल की अगर बात करते हैं तो यह सबसे छोटा है, आपने भी थोड़ी देर पहले ही देखा, सबसे छोटा अभ्यारण्य है।
कब स्थापित हुआ, तो आप बोलोगे सर 1989 में प्रस्तावित हुआ था। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, तो याद रखना सबसे छोटा कितना, आप बोलोगे सर 2.34 वर्ग किलोमीटर। ये किलोमीटर जो इसको वर्ग किलोमीटर आप लिख लेना, वर्ग किलोमीटर है। आगे बात करते हो देश की प्रथम लोमड़ी संरक्षित क्षेत्र। ये देश का जो प्रथम लोमड़ी सबसे चालाक जीव होता है, संरक्षित क्षेत्र 2017 में घोषित किया गया। आप थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ना कि जो अभ्यारण्य होते हैं वो विशेष जाति के लिए, विशेष जो प्रजाति के जीव होते हैं उनके लिए भी संरक्षित होते हैं। तो लोमड़ी के लिए संरक्षित है। आपसे पेपर में पूछ लेगा बताइए लोमड़ी के लिए संरक्षित कौन सा अभ्यारण्य, तो आप बताओगे राला मंडल, जो कि कहाँ पे है, इंदौर में। आगे अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश का प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र यहीं पे स्थापित है। वन्य जीव जागरूकता केंद्र आपसे पेपर में पूछेगा बताइए प्रथम वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पे स्थापित है, तो आप बताओगे राला मंडल, इंदौर पे। आगे अगर बात की जाए ये मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर भी है। मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर भी है। मध्य प्रदेश का दूसरा तितली घर है, आपको याद रखना है। अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो बंबू सेटम नामक बांस यहाँ उत्पादन केंद्र स्थापित है। तो पेपर में पूछा गया था दोस्तों, अभी जब पटवारी का पेपर चल रहा था उस समय, तो पूछा गया दोस्तों बंबू सेटम नामक बांस उत्पादन केंद्र कहाँ पे स्थापित, किस अभ्यारण्य में स्थापित किया गया, तो दोस्तों ऑप्शन में राला मंडल था। तो आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा देखिए कालीभीत अभ्यारण्य, जो कि कहाँ, बैतूल में प्रस्तावित है। आपको याद रखना है बैतूल में प्रस्तावित है। कौन सा, कालीभीत अभ्यारण्य। अब इसके फैक्ट्स क्या हैं देखिए, ये बाघ गलियारा प्रोजेक्ट हेतु चयनित क्षेत्र, इसे अभ्यारण्य बनाने पर विचार चल रहा है। मैंने बोला था ना दोस्तों 5 प्रस्तावित है, उन 5 में से एक कौन सा, कालीभीत। यहाँ पे बाघ गलियारा प्रोजेक्ट, तो कई बार पेपर में ये भी पूछे जाने की संभावना है और पूछा भी गया था पिछले पेपर जो हुए थे कि बाघ गलियारा प्रोजेक्ट किस अभ्यारण्य में प्रस्तावित है, तो आप बताओगे कि कालीभीत अभ्यारण्य में। आगे अगर बात की जाए दोस्तों कालीभीत, बैतूल और मेघराज अभ्यारण्य महाराष्ट्र को बाघ गलियारा बनाने का प्रस्तावित है, को बाघ गलियारा बनाने में प्रस्ताव चल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन कौन सा, तो याद रखिएगा कालीभीत, बैतूल और मेघराज अभ्यारण्य महाराष्ट्र के जो है, इन दोनों को क्या किया जा रहा है, इन दोनों को बाघ गलियारा के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आगे अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में भालू और चीता संरक्षित किए जाएंगे। कौन संरक्षित किए जाएंगे, भालू और चीता। दोस्तों ये जो फैक्ट लिए गए हैं बहुत अच्छे फैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपको जल्दी कहीं नहीं मिलने वाले हैं। तो और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप इनको अच्छे से अपने नोट में नोट डाउन करते चलिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आगे खिवनी अभ्यारण्य जो कि कहाँ है, देवास में है। खिवनी अभ्यारण्य कहाँ है, आप बोलोगे सर खिवनी अभ्यारण्य देवास में। कब स्थापित हुआ, तो 1975 में स्थापित हुआ। दोस्तों जिनका मैं सन बता रहा हूं केवल आपको उनके सन याद रखने हैं, बाकी में परेशान नहीं होना है। अब आगे देखिए दोस्तों अगला फैक्ट, यहाँ पे बालगंगा नदी और चंद्रशेखर नदी का उद्गम एवं प्रवाह इसी अभ्यारण्य में है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार आप कर लीजिए। तो कौन कौन सी नदी, तो आप बोलोगे सर बालगंगा नदी और चंद्रशेखर नदी का उद्गम एवं प्रवाह इसी अभ्यारण्य में है। तो आपसे पूछ लेगा पेपर में कि बालगंगा नदी और चंद्रशेखर नदी का उद्गम और प्रवाह, या ऐसे पेपर में पूछ लेगा कि बताइए बालगंगा नदी किस अभ्यारण्य में प्रवाहित होती, तो आप बताओगे खिवनी अभ्यारण्य, जो कि देवास में स्थित है। आगे फैक्ट की अगर बात करें दोस्तों, चंद्रशेखर बांध और जामनेर जलप्रपात प्रमुख पर्यटन स्थल हैं इस क्षेत्र के। तो एक बार पेपर में पूछा गया था दोस्तों चंद्रशेखर बांध कहाँ पे स्थित, याद रखिएगा दोस्तों देवास में, ठीक है ना। चंद्रशेखर बांध और जामनेर जलप्रपात प्रमुख पर्यटन स्थल है इस क्षेत्र के, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों सरदारपुर अभ्यारण्य, कौन सा, सरदारपुर अभ्यारण्य। तो याद रखिएगा सरदारपुर अभ्यारण्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है, आप बोलोगे सर धार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप बोलोगे सर 1983 में स्थापित हुआ था। अब इसके फैक्ट्स क्या हैं, तो आप बोलोगे सर यह मूलतः खरमौर पक्षी, दोस्तों कई बार पूछा है, खरमौर पक्षी के लिए है, मूलतः खरमौर पक्षी के लिए संरक्षित है। याद रखिए खरमौर पक्षी के लिए संरक्षित है। कौन सा, आप बोलोगे सर सरदारपुर, जो कि धार में वो खरमौर पक्षी के लिए प्रस्तावित है। आगे अगर बात की जाए दोस्तों 2005 से दूधराज और खड़ी तीतर और सुल्तान बुलबुल, याद रखिएगा सुल्ताना बुलबुल का भी यहाँ संरक्षण किया जा रहा है। किनका, 2005 से आप बताओगे सर दूधराज, दूसरा खड़तीतर और तीसरा सुल्ताना बुलबुल का भी यहाँ संरक्षण किया जा रहा है। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, तो अगला जो है हमारा छठा वो है सैलाना। कहाँ पे दोस्तों, रतलाम में। याद रखिएगा सैलाना रतलाम में।
कब स्थापित हुआ? बोलोगे सर 1983 में स्थापित हुआ। अब देखिए यहाँ पे मुख्यतः कौन कौन से जीवों का संरक्षण किया जाता है, याद रखिए खरमौर, याद रखिए खरमौर सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया। अगर खरमौर के लिए कौन सा अभ्यारण्य, खरमौर पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य आप बताओगे है, तो आप बताओगे सैलाना अभ्यारण्य रतलाम में। आगे देखिए दूधराज, दूधराज कौन, जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अभ्यारण्य। आगे देखिए सुल्ताना बुलबुल, सुल्ताना बुलबुल, खड़तीतर आदि का यहाँ पे संरक्षण किया जा रहा है। तो दोस्तों दूधराज और खरमौर ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए कहाँ पे, सैलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में। आगे देखिए अगला फैक्ट है, केरल निवासी प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली ने, याद रखिए सलीम अली, सलीम अली, इनको पक्षी मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, सलीम अली ने सैलाना में मौजूद 89 यानी कि 89 पक्षी प्रजातियों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। देखिए सलीम अली को पक्षी मैन भी जाना जाता है, याद रखिए वर्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो केरल निवासी, कहाँ के निवासी? केरल के निवासी हैं, जिन्हें पक्षी विशेषज्ञ के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सैलाना में मौजूद कितने 89, याद रखिए कि 89 प्रजातियों का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है। अगर अगले की बात करते हैं दोस्तों, सैलाना की एक अन्य विशेषता यहाँ की, यहाँ के शुष्क पर्णपाती क्या है दोस्तों, वृक्षों की मौजूदगी। शुष्क पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती क्या होते हैं? ऐसे वृक्ष जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं गर्मियों में पानी को बचाने के लिए, ठीक है ना, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। तो अगला जो हमारा अभ्यारण्य है वह है करेरा अभ्यारण्य। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। करेरा कहाँ पे? शिवपुरी में, करेरा शिवपुरी में। अगर बात करें दोस्तों डायरेक्टली पेपर में पूछा गया है, अभी जब पेपर हुआ था दोस्तों पटवारी का, वहां पे ही पूछा गया, 2-3 शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया। तो बताइए सोन चिड़िया के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रस्तावित है, जिसमें ऑप्शन में करेरा मिला है? तो याद रखिए करेरा अभ्यारण्य जो कि शिवपुरी में है। किसके लिए संरक्षित? सोन चिड़िया दोस्तों, सोन चिड़िया। सोन चिड़िया के लिए 1981 में स्थापित किया गया था, 1981 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा। आगे फैक्ट की अगर बात करते हैं तो अन्य प्राणी यहाँ पे कौन कौन से? भारतीय उल्लू, याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय उल्लू, सांभर, चिकारा, चीतल, नीलगाय, ये प्राणी भी यहाँ पाए जाते हैं बहुतायत संख्या में। लेकिन अगर बात की जाए मुख्यतः किस पक्षी के लिए, तो बताओगे सोन चिड़िया के लिए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला जो हमारा अभ्यारण्य हुआ है दोस्तों घटी गांव। घटी गांव कहाँ पड़ता है? आप बोलोगे सर ग्वालियर, घटी गांव ग्वालियर में। तो याद रखिएगा सोन चिड़िया के लिए, तो सोन चिड़िया के लिए दोस्तों दो हमने देखा, ये दोनों को आपको याद रख लेना है, ठीक है ना दोस्तों। पहला देखिए आपने पहले इसके पहले पढ़ा करेरा, तो करेरा कहाँ पे है? आप बोलोगे शिवपुरी में, करेरा भी सोन चिड़िया के लिए है। और दूसरा आपने अभी देखा 8वां जो कि कौन सा? घटी गांव, यहाँ भी सोन चिड़िया के लिए ही यह प्रस्तावित है। सोन चिड़िया के लिए 2, ठीक है ना। तो सोन चिड़िया कहाँ? घटी गांव ग्वालियर, याद रखिएगा अभ्यारण्य सोन चिड़िया। द ग्रेट इंडियन वर्ड्स के नाम से भी इसे जाना जाता है सोन चिड़िया को, तो याद रखिएगा कि संरक्षण के लिए 1981 में इसे स्थापित किया गया था, सोन चिड़िया के लिए स्थापित किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, आपसे पेपर में पूछेगा कि बताइए सोन चिड़िया के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रस्तावित है, तो ऑप्शन में आपको घटी गांव भी दे सकता है, ऑप्शन में आपको करेरा भी दे सकता है, दोनों भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको अपने हिसाब से आंसर कर लेना है, ठीक है ना। अगर दोनों दिया रहेगा ऑप्शन में तो ये भी ऑप्शन दिया जाएगा उपरोक्त में से दोनों। चलिए अगले पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला है हमारा देखिए चंबल अभ्यारण्य। चंबल अभ्यारण्य यह 1978 यानी 1978 में प्रस्तावित हुआ था। अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य है, याद रखिएगा घड़ियाल, घड़ियाल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल, सबसे बड़ा घड़ियाल, देखिए सबसे बड़ा। आगे देखो केन घड़ियाल प्रोजेक्ट भी है, सोन घड़ियाल भी है और चंबल, 3 जगह दोस्तों घड़ियाल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें आप देखोगे सबसे बड़ा कौन सा है? चंबल। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य कौन सा है? चंबल अभ्यारण्य है। वहीं अगर बात करते हैं तो मुख्यतः संरक्षित प्राणी यहाँ पे कौन से? डॉल्फिन और घड़ियाल, डॉल्फिन और घड़ियाल यहाँ पे मुख्यतः संरक्षित जीव हैं। आगे अगर बात करते हैं दोस्तों अन्य मगरमच्छ, कछुआ, रुद्र, बिलाव आदि यहाँ पर क्या किए जा रहे हैं? संरक्षित किए जा रहे हैं। आगे अगर बात करें दोस्तों कि क्षेत्र विस्तार इसका कहाँ है, तो आप बोलोगे सर क्षेत्र विस्तार इसका मुरैना भिंड मध्य प्रदेश, धौलपुर राजस्थान और इटावा उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा इसके क्षेत्र तो 3 राज्यों में यह फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा बोलोगे? मध्य प्रदेश के मुरैना और भिंड में, वहीं अगर बात करोगे धौलपुर राजस्थान में और इटावा उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। चलिए अगले फैक्ट पे चलते हैं। तो देखिए अगला जो हमारा है वह है
केन अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य याद रखिए, केन अभ्यारण्य कहाँ पे? छतरपुर में ही आपको याद रखना, पन्ना प्लस छतरपुर में याद रखिएगा। आगे अगर बात कर रहे हैं 1981 में स्थापित किया गया था इसे, 1981 में क्षेत्र विस्तार देखिए पन्ना और छतरपुर है, पन्ना और छतरपुर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं यहाँ पे संरक्षित प्राणी यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे सर घड़ियाल, मगरमच्छ, 2017 में गिद्ध भी यहाँ संरक्षण किए जा रहे हैं, 2017 से यहाँ पे गिद्धों का भी संरक्षण किया जा रहा है। अब चलते हैं आगे, तो आगे देखिए सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, मैंने आप थोड़ी देर पहले आपको बताया 3 जगह घड़ियाल अभ्यारण्य कौन कौन सा, आप बोलोगे चंबल, दूसरा हो गया केन और तीसरा सोन। तो सोन घड़ियाल अभ्यारण्य शहडोल और सीधी में पड़ता है दोस्तों, क्योंकि नदी वहीं प्रवाहित होती है, तो आप तो ऐसा याद भी कर सकते हो। तो अगर फैक्ट की बात करते हो 1981 में यह स्थापित किया गया था, जो कि सोन नदी पर शहडोल में है, सोन नदी शहडोल में है। आगे फैक्ट की अगर बात करते हैं इसका विस्तार क्षेत्र, तो आप देखिए शहडोल, सीधी, सिंगरौली और सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली और सतना वाले क्षेत्र पे यह है। आगे अगर बात करते हैं अगले फैक्ट के, यहाँ पे संरक्षित प्राणी, तो आप बोलोगे सर घड़ियाल, तो घड़ियाल तो नाम ही है सोन घड़ियाल, कछुआ और मगरमच्छ जो भी पानी में रहने वाले जीव हैं, क्योंकि यह आप देखोगे नदी पर ही डैम बना के इनका संरक्षण किया है, तो घड़ियाल, कछुआ और मगरमच्छ। आगे बात करें दोस्तों केचुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति के लिए भी यह प्रसिद्ध है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि केचुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रस्तावित है या जाना जाता है, तो आप बताओगे सोन घड़ियाल अभ्यारण्य। तो दोस्तों हमने देखा 11 महत्वपूर्ण जो अभ्यारण्य है इनके बारे में हमने डिटेल में देख ली, जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अब हम इसको देखे हैं लिस्ट के थ्रू। देखिए दोस्तों आपके सामने ये एक लिस्ट शो हो रही है, जिसमें हम देखने वाले हैं लिस्ट से पूरे के पूरे 24 जो अभ्यारण्य हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए डायरेक्टली यहाँ से आपसे प्रश्न जो पूछेगा तो कहाँ जिला पूछेगा, तो याद रखिए बगदरा, बगदरा, तो बगदरा कहाँ है, आप बोलोगे सर सीधी में, तो डायरेक्टली आपको जिला बस याद रखना है बगदरा सीधी, ठीक है। आपको क्षेत्रफल याद नहीं रखना, लेकिन अगर आपको याद रख सकते हो तो यहाँ के 1-2 जीवों को, तो काला हिरण याद रखिए, काला हिरण, काला हिरण के लिए फेमस कौन सा है, बगदरा, कहाँ पे स्थित है, सीधी जिले में। आपको यहाँ से मोस्टली वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम और किस जिले पे है, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है, बाकी कोई चीज याद रहे या ना रहे। आगे देखिए बोरी, बोरी बांस के लिए भी फेमस है, बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद, बोरी अभ्यारण्य होशंगाबाद में, यह शेर और तेंदुआ चीतल के लिए फेमस है। आगे बात करते हैं दोस्तों फैनी, इसी को क्या बोलते हैं, मिनी कोर, कहाँ पे, मंडला में है, मंडला में है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं शेर, तेंदुआ और चीतल, क्षेत्रफल दोस्तों आपको यहां से नहीं पूछा जाएगा, तो आपको क्षेत्रफल में परेशान नहीं होना है। आगे देखिए दोस्तों गांधी सागर 1981 में, तो गांधी सागर आपने पढ़ा होगा, चंबल नदी पर बांध ही बना हुआ है मंदसौर में, तो ये तो आपको ऐसे भी याद होगा मंदसौर में। तो नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ, याद रखिए नीलगाय, चिंकारा, तेंदुआ, यहाँ पे नीलगाय, इसलिए आपको याद रखिए नीलगाय के लिए कौन सा फेमस है, तो गांधी सागर, कई बार पेपर में पूछा गया है। तो नीलगाय के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है, तो याद रखिएगा गांधी सागर। आगे देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था घटी गांव, घटी गांव कहाँ पे है, ग्वालियर में, किसके लिए फेमस है, सोन चिड़िया, सोन चिड़िया और काला हिरण के लिए, तो सोन चिड़िया के लिए फेमस है। आगे देखिए दोस्तों करेरा, करेरा भी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जो कि कहाँ पे स्थित है, शिवपुरी में, यह भी सोन चिड़िया के लिए फेमस है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए केन, केन जो कि छतरपुर में स्थित है और एक घड़ियाल और मगर के लिए फेमस है। वहीं आगे देखिए दोस्तों खियोनी, खियोनी कहाँ है, देवास, याद रखिए देवास और सीहोर में, कन्नौद आस्था, याद रखिए कन्नौद आस्था, तो देवास मुख्यतः आप देखोगे ऑप्शन मिलेगा आपको देवास, तो सीहोर भी मिल सकता है। तो खियोनी कहाँ पे, आप बोलोगे देवास और सीहोर में है। यहाँ पे दूधराज जो हमारा राजकीय पक्षी है, दूधराज, तेंदुआ, सांभर यहाँ पे प्रमुख जीव पाए जाते हैं। अगले फैक्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, अगला जो हमारा अभ्यारण्य है 9th नंबर का, वह कौन सा है, राष्ट्रीय चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जो कि मुरैना और भिंड में है, मुरैना और भिंड में है। यहाँ पे भी घड़ियाल, मगर, केचुआ और डॉल्फिन संरक्षित किए जा रहे हैं। आगे देखिए जो 10वां है हमारा अभ्यारण्य, वह है नौरादेही, नौरादेही सबसे बड़ा, इसका क्षेत्रफल हमने बताया था, आपको याद रखना है 1194.67, जी हाँ दोस्तों 1194.67 वर्ग किलोमीटर, ये सारे के सारे वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र, थोड़ी देर पहले हमने बताया था सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन के क्षेत्र में यह फेमस, क्योंकि इसका क्षेत्र काफी ज्यादा है। आगे देखिए नीलगाय और काला हिरण के लिए फेमस है, तो नीलगाय के लिए 2 फेमस है, कौन कौन से, आप बोलोगे सर गांधी सागर और नौरादेही। आगे देखिए दोस्तों पचमढ़ी, पचमढ़ी नाम से या स्पष्ट है होशंगाबाद में होगा, होशंगाबाद में होगा, किस किस जीव के लिए, तो आप बोलोगे सर शेर, तेंदुआ, चीतल, चिंकारा, सांभर, नीलगाय और सौंधिया भालू के लिए यह फेमस है। अब चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं, तो आगे देखिए 12वां जो है हमारा पनपथा, याद रखिएगा पनपथा, पनपथा कहाँ है, शहडोल और उमरिया में, तो आपको जिले तो याद रखना है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं।
यकीन मानिए दोस्तों, आपको वही बताया जाएगा जहां से प्रश्न बनते हैं, फालतू में आपको परेशान नहीं होना है। तो पनपथा कहाँ पे, आप बोलोगे सर शहडोल और उमरिया में है। यहाँ पे शेर, तेंदुआ और चीतल मुख्य जानवर पाए जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, मोगली पेंच, तो नाम से ही याद है पेंच अभ्यारण्य जहाँ पे, वहीं पे मोगली पेंच है कहाँ पे, आप बोलोगे सर सिवनी छिंदवाड़ा, सिवनी छिंदवाड़ा पे पड़ता है। अगर बात करते शेर तेंदुआ यहाँ पे मुख्य पाए जाते हैं। आगे देखिए रातापानी, रातापानी कहाँ है, रातापानी रायसेन में है। रातापानी रायसेन में कई बार पेपर में पूछा गया, इसलिए आपको याद रखना है शेर तेंदुआ और सांबर, रातापानी रायसेन। और याद रखिएगा दोस्तों शेर, एक बात और याद रखिए कि रातापानी ही ऐसा अभ्यारण्य जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर भी चल रहा है। रातापानी एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है, ये आपको याद रखना है। अगले पे बात करते हैं तो संजय डुबरी, जी हाँ दोस्तों संजय डुबरी अभ्यारण्य जो कि सीधी में है। आपने बोला संजय बिढोरी को राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम संजय गांधी है, याद रखिए। लेकिन संजय डुबरी की अगर बात करिए अभ्यारण्य कहाँ पे, यहाँ पे भी शेर पाए जाते हैं, कहाँ पे, सीधी पे। आगे बात करते हैं 16वां नंबर जो कि है कौन सा, सिंधोरी। सिंधोरी कहाँ पे पड़ता है, आप बोलोगे सर रायसेन में पड़ता है। सिंधोरी रायसेन में पड़ता है। यहाँ पे शेर, तेंदुआ, चीतल, सांबर, चिकारा। देन आगे देखिए सोन घड़ियाल, तो आपको पता ही नाम से, सोन नदी जहाँ पे प्रवाहित होती है कि सोन घड़ियाल, थोड़ी देर पहले भी मैंने डिटेल में बताया, यहाँ पे सीधी और शहडोल में। तो यहाँ पे कौन कौन से, तो घड़ियाल, मगर और केचुआ, यहाँ पे जो कछुआ होता है ना वो फेमस है। आगे देखिए सरदारपुर, सरदारपुर भी हमने बताया था धार में है, जो कि खरमौर पक्षी के लिए फेमस है। सरदारपुर कहाँ पे, धार में। आगे देखिए सैलाना जो कि रतलाम में, थोड़ी देर पहले हमने इसकी डिटेल पढ़ी थी, ये भी दूधराज और खरमौर पक्षी के लिए फेमस है। तो कहाँ पे है सैलाना, आप बोलोगे सर रतलाम में। देखिए जो 20वां है हमारा राला मंडल, राला मंडल कहाँ पे है, तो याद रखिए राला मंडल, रेणु मंडल मत पढ़िएगा, राला मंडल सबसे छोटा है जो कि इंदौर में। क्षेत्रफल आपको इसका याद रखना है, बड़े और छोटे का क्षेत्रफल याद रखना है कितना, 2.34। शेर, तेंदुआ और चीतल के लिए फेमस है। आगे देखिए गेरम की अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, ओरछा। तो ओरछा कहाँ पड़ता है, बोलोगे सर ओरछा। यहाँ पे देखिए टीकमगढ़ दिखा हुआ है, लेकिन टीकमगढ़ पुरानी जगह का यह डेटा है दोस्तों, तो आप यहाँ पे निमाड़ी लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, निमाड़ी। टीकमगढ़ को कट करके लिख लीजिएगा निमाड़ी। यहाँ पे चीतल और नीलगाय है। टीकमगढ़ काट करके आपको यहाँ पे निमाड़ी लिख लेना है। आगे देखिए 22वां जो है वह है नरसिंहगढ़। कौन सा दोस्तों, नरसिंहगढ़। नरसिंहगढ़ कहाँ पड़ता है, राजगढ़ में पड़ता है, राजगढ़ में पड़ता है। वहीं अगर बात करते हैं तेंदुआ, चीतल, सांभर, गौर, दूबर और धनेरा है। वहीं 23वें पे अगर बात करते हैं दोस्तों तो 23वां कौन सा है, रानी दुर्गावती दमोह। याद रखिए दुर्गावती दमोह, दादा याद रखिए, रानी दुर्गावती दमोह। यहाँ पे तेंदुआ और चीतल पाए जाते हैं। देन लास्ट में दोस्तों गंगऊ, गंगऊ के बारे में हमने पढ़ा था जब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे, वहीं पे हमने पढ़ा था दोस्तों। तो गंगऊ, गंगऊ कहाँ पे पड़ता है, पन्ना पे पड़ता है, पन्ना पे पड़ता है। तो दोस्तों ये हमारे 24 क्या हो गए दोस्तों, ये हमारे 24 वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए। और आपको ये पूरे के पूरे फैक्ट याद रखने हैं, पूरे के पूरे आपको इसमें जो भी हमने लिस्ट बनाई है पूरी लिस्ट आपको बना लेनी है। और 24 के 24 है, आपको ज़्यादा इनका कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको यह अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, जिले का नाम याद होना चाहिए। जैसे आपसे पेपर में पूछ लेगा कि आप बताइए सैलाना अभ्यारण्य कहाँ है, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि रतलाम में है। तो ये आपको याद रखने हैं, जिले याद रखने हैं, जिले से यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ना कि आपको परेशान नहीं होना है। दोस्तों हमारे राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद दोस्तों हमारे एक वीडियो जो और बनेगा वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित होगा, उसमें यहाँ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे, चाहे आप उसमें देखोगे गिद्ध गणना कब हुई थी, वहीं अगर आप बात करोगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पशु पक्षी वाले उद्यान की किस उद्यान में या किस अभ्यारण्य में कौन से पक्षी ज़्यादा पाए जाते हैं, पूरे फैक्ट जो होते हैं दोस्तों, आप बोलोगे प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगरों की जनगणना, पूरे की पूरी जितनी भी चीज़ें होती हैं हम सभी के बारे में यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे जंगल गलियारा क्या होता है, जंगल गलियारा के बारे में ऑपरेशन जो चलाए गए थे, ऑपरेशन MPBO क्या होता है, संयुक्त राष्ट्र वन विकास कार्यक्रम जो में फॉरेस्ट प्लस जो चला था, अंतर्राष्ट्रीय वन मेला जो 2017 में लगा था उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण जो संस्थान है प्रमुख, उनके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वह मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो या पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन जिसको हम इप्को के नाम से जानते हैं, या चाहे हो राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे मध्य प्रदेश जैव विविधता विरासत स्थल कौन कौन से हैं, तीन सारी चीज़ों के बारे में हम एक वीडियो सेपरेट बनाएंगे जिसमें सारे फैक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के या जैव विविधता केंद्र जो हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं।
उसके बाद हम देखेंगे जैव अनावश्यक अपशिष्ट नियंत्रण जो 2004 है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण संस्थान कौन कौन से हैं उनके बारे में। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो आपदाएं हैं उनके बारे में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपके जो भी फैक्ट होंगे, उसके बाद जो वन की पुरस्कार मतलब वन से रिलेटेड जो पुरस्कार होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी होती है, अभिनव योजना क्या होती है, राज्य विनिमय बोर्ड क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। देन आगे पढ़ेंगे एशियाई सिंह पुनर्वास योजना क्या होती है, हाथी रहवास क्षेत्र क्या होते हैं, गौर पुनर्स्थापना केंद्र क्या होते हैं, खरमौर एवं सोन चिड़िया सूचना पुरस्कार 2005 में जो दिए गए थे उनके बारे में, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ेंगे किन किन राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। तो दोस्तों एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ने वाले हैं कि जो आप के एग्जाम में आए और आपसे ना बने। जितने भी फैक्ट होंगे दोस्तों, जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकेंगे वन्य जीव से या राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य से, सारे के सारे कवर करेंगे। तो जंगल से संबंधित, जीवों से संबंधित जितने भी योजनाएं चलाई गई उन सारी योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब A to Z सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है दोस्तों। बस आप इसी तरह अपना प्यार और स्नेह हमारे चैनल के साथ बनाए रहिएगा। अब आपको लास्ट में ये बताना है कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ हमारे फैक्ट्स कैसे लगे। आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताना है कि आप हमारी ये आज की क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है आपको हमारी यह क्लास कैसी लगी। चलिए दोस्तों, इसलिए क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, आपको डेटा भी चाहिए होता है, इसलिए अब हम पहले जो हमारी क्लास 1 घंटे की होती थी उसका टाइम हमने आधा कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए, हमें पढ़ाने में भी मज़ा आए। ज़्यादा लंबा क्लास होने पे थोड़ी सी क्लास बोरिंग में फील होने लगती है, इसलिए चलिए तो आपने कमेंट जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए आपको हम आज का हमारा सेगमेंट कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। मैंने आपको जिस दिन से पढ़ाया था पहले से बोला दोस्तों, मध्य प्रदेश का सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपके एग्जाम में आए और आपसे ना बने। बस आपको यकीन और ट्रस्ट A3 अकेडमी पे जैसे अभी तक आप बना करके रखे हैं आगे भी उसी तरह बना कर रखिएगा दोस्तों। आपके विश्वास पे 100% खरे उतरने की गारंटी हमारी है। तो चलिए, आपने हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए जय हिंद।